मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी चैन की नींद। अली अपने छोटे से कोठरी नुमा कमरे में पड़ा करवटें बदल रहा था और हर करवट के साथ बड़बड़ाता हुआ कभी मौसम को कोसता तो कभी अपनी किस्मत को। कसम खुदा की ये बारिश भी कोई मौसम है यार, है? पहले पानी हल्कान किए रहता है, फिर उमस जान ले लेती है, उस पे कम वक्त बिजली अलग गुल। वो बेचैन होकर कभी उठकर पानी पीता, कभी अपना सरहाना बदलता, कभी चारपाई से उतरकर फर्श पर लेट जाता, कभी कोने में रखे संदूक का ताला खींच कर देखता। मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद और उसकी आंखों का इन दिनों जैसे 36 का आंकड़ा था। वो आंखें बंद करता तो नींद भाग जाती और पलकें खोलता तो नींद के झोंके आने लगते। ये कोई उस एक रात की बात नहीं थी। पिछली न जाने कितनी रातों से ये नियम सा बन गया था कि वो रात भर सोता नहीं था और इसी वजह से दिन भर दिमाग में खुन्नस लिए घूमता और जो सामने मिलता उसके पीछे सींग लेके दौड़ पड़ता। 30 बरस का अली अपने मरहूम अब्बा की चाय की गुमटी चलाता था। भोपाल के चौक बाजार की बरसों पुरानी ये चाय की दुकान ग्राहकों और दुकानदारों के लिए ऐसे थी जैसे 100 बीमारों के बीच एक अनार। यानी चौक की तंग गलियों में सट सट के बनी दुकानों के मालिकों और उनके पास आने वाले ग्राहकों के सूखे गले को तर करने का एक ही ठिकाना था, तौफीक टी स्टॉल। ये टी स्टॉल एक मामूली सी गुमटी थी जिसमें चाय के अलावा कॉफी का इंतजाम भी रहता था। दुकान में एक गैस का चूल्हा, चाय कॉफी का सामान, 2 भुच काली केतलियां जिनमें कहीं कहीं झलकती सफेदी से अंदाजा लग जाता कि हिंडोलियम की हैं और अपने शबाब के दिनों में चांदी सी चमकती होंगी। तौफीक मियाँ के इंतकाल के बाद ये बेशकीमती दुकान अली को विरासत में मिल गई। अली उनकी इकलौती लालटेन था, यानी इकलौता वारिस। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी कि ये रतजगे की बीमारी ने उसका जहनी सुकून छीन लिया और फिर अच्छे भले सूफियाना तबीयत वाला अली कटखने किस्म के किसी चौपाए की तरह हो गया था। बुढ़ापे में नींद का गुम हो जाना तो सुना था, लेकिन अली तो भरी जवानी में रतजगे कर रहा था। अरे हद तो ये थी कि उसको जरा सी झपकी लगती कि ख्वाब में भी उसके कमरे में कोने में रखा जंग लगा पुराना संदूक और उस पे झूलता ताला दिखाई दे जाता और फिर नींद झप से खुल जाती। अली यूं तो भोपाल के मशहूर सैफिया कॉलेज से बीकॉम पास कर चुका था। तालाब किनारे बनी दीवार पे बैठे पांव झुलाते, लफाजियां फेंकते हुए यारों दोस्तों की कॉपियों में ताकते झांकते पास अलबत्ता हो गया था, लेकिन उसको कुछ आता जाता नहीं था। यानी डिग्री चांदी का मुलम्मा चढ़े फ्रेम में सजाने के अलावा किसी काम की नहीं थी। सो अली भी अपने अब्बा की तरह चौक का टी कॉफी सप्लायर बन गया था। इस काम को वो करता तो बहुत मन लगा के था, लेकिन भीतर ही भीतर एक छोटा रेस्टोरेंट या कोई कॉफी शॉप जैसा कुछ खोलने का ख्वाब भी देखता रहता। आखिर ग्रेजुएट था वो, चौक के निकम्मों की टोली का पहला ग्रेजुएट। मगर ये ख्वाब भी गरीबों के उन तमाम ख्वाबों की तरह था जो कभी न पूरा होने की गारंटी अपने गले में लटकाए फिरता था। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता था, तो वो ठेठ भोपाली, या यूं कहिए ढीठ भोपाली, उम्मीद का दामन आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। पिछले कई सालों में अली अगर किसी चीज से घबराया था तो वो इस रत जगह से, वो जो लगातार कई रातों से उसका पीछा किए जा रहा था। आज भी वैसी ही रात थी, करवटें बदलती। अली का सर भारी होने लगा था। तभी दरवाजे पर किसी के जोर से ठोंकने की आवाज से अली की बची खुची नींद भी भाग गई। वो खींचता हुआ बाहर आया तो देखा मोहल्ले के सारे लड़के उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देख के अली आंखें मलने लगा तो सामने के घर में रहने वाला मंजर बोला, कौन खा पहचान नहीं रहे क्या? हाँ भाई मंजर बोलो, सुबह सुबह हमारे गरीब खाने में आने की क्या तकलीफ की? अली ने उबासी लेते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, बस क्रिकेट टीम फाइनल कर रहे थे, परसों इब्राहिमपुरे में मैच है ना, जवाब बबलू ने दिया। अली आदतन भड़क गया। यार जब देखो ये क्रिकेट क्रिकेट, हमारा नेशनल गेम हॉकी है, हॉकी खेलना तो हॉकी खेलो, वरना भुट्टे भूंजो।
बड़बड़ाता हुआ अली गली के मोड़ पर बने म्युनिसिपल नल पर पानी भरने चला गया। अंग्रेज चले गए मगर इनको जने क्यों छोड़ गए, बेगैरत, सोने भी नहीं देते। वो अभी मुड़ा ही था कि उसे याद आया कि कमरे का दरवाजा तो वो खुला ही छोड़ आया है। वो लपकते हुए वापस लौटा और भीतर से ताला निकालकर दरवाजे पर डाल दिया। पास में जमा लड़के ठाका मार के हंस पड़े। बहुत माल रखा है भाई अली भाई के घर। अली भड़क गया। अबे सब कल्टी मारो यहाँ से, काम धंधा नहीं क्या? सारी उम्र जही गलियों में फिरते निकाल देंगे, आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे। कहते कहते अली वापस मुड़ा और ताला खोलकर वापस अंदर आ गया। दरवाजे की झर्रियों से बाहर झांका कि कोई है तो नहीं। फिर पुराने संदूक को खोलकर तल्ले में रखे बटुए को बाहर निकाला। हजार हजार के नोटों की पूरी 3 गड्डियां, यानी 3 लाख नकद। उसने घबरा के गड्डियां फुर्ती से वापस रख दी और माथे पे हाथ धर के बैठ गया। तो यह बात तो खुल गई कि अली के रज्जगे की वजह थी ये 3 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम उसने तो क्या, उसके पुरखों ने कभी नहीं देखी थी। सो दिल का चैन और सुकून हराम होना ही था। अली का बस चलता तो वो सारा दिन उस संदूक के ऊपर नाक की तरह कुंडली जमाए बैठा रहता। मगर क्या करता, दिन भर ये टी स्टॉल संभालने की मजबूरी जो थी। वैसे कुछ हद तक ये ठीक भी था, क्योंकि इस तरह दुकानों में चाय कॉफी सप्लाई करते करते दिन गुजर जाता था और उसको उन नोटों की गड्डियों का ख्याल भी नहीं आता था। मगर ऐसा तभी तक होता जब तक श्रृंगार ज्वेलर्स की दुकान से चाय का ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि जैसे ही उस दुकान का नंबर अली के मोबाइल पर फ्लैश होता, उसकी धड़कनें बेकाबू हो जाती। वो इलायची अदरक वाले दूध में कॉफी डाल देता या चाय को बिना छाने पत्तियों समेत गिलासों में उड़ेल देता। और उसके जहन में श्रृंगार ज्वेलर की वो शाम किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह चलने लगती। वो शाम जिसने अली की रातों की नींद छीन ली थी। उस दिन दुकान पर बड़ी भीड़ थी। शादियों का मौसम चल रहा था। वो शहर की सबसे शानदार दुकान थी, इसलिए दिन भर ग्राहकों का तांता लगा रहता। लोग अपनी बहू बेटियों के गहने खरीदने पूरा कुनबा लिए चले आते। अली दिन में न जाने कितने कप चाय कॉफी इस दुकान तक पहुंचाता। पूरे साल भर में इन दिनों अली की कमाई इतनी होती कि वो अपनी खुद की कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट खोलने का ख्वाब देखने की हिम्मत जुटा पाता था। उस दिन शाम को अली दुकान में सजी टेबलों और कुर्सियों के नीचे से ग्लास इकट्ठे कर ही रहा था कि एक लिफाफा उसके हाथ से टकराया। उसने हाथ को कुर्सी के नीचे रखते हुए लिफाफे को टटोला। कागज की गड्डियों जैसा कुछ था। अली ने उंगलियां घुमाई। ऐसी चिकनी नाजुक सी छुअन तो सिर्फ नोटों की होती है। उसने सहम कर नीचे झांका तो एक खाली लिफाफा था जिसके भीतर से नोटों की गड्डियां झांक रही थीं। आओ देखा न ताओ, अली ने उसको उठाकर अपनी केतली में ठूंस दिया। अब तक की जिंदगी पूरी ईमानदारी से बेदाग रहकर गुजारने वाले अली की नीयत न जाने कैसे डोल गई थी। उसे एक पल जैसे किसी चरणदास चोर का साया उस पर पड़ गया हो। नहीं, चोरी नहीं की थी अली ने। उसने तो एक लावारिस लिफाफे को अपने जंग लगे संदूक में पनाह दी थी बस। ज्वेलरी शॉप से मिले लिफाफे को अली घर ले आया था। वो इतनी बेख्याली में घर आया कि उसे यूं लगा कि वो लिफाफे को नहीं बल्कि लिफाफा उसे लेकर आया था। पैसे की ताकत का ये पहला एहसास था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे उसकी चाय की केतली का ढक्कन ऊपर नीचे होता है ना, ठीक वैसे ही। और वैसे ही भाप भी उसके चेहरे पर जमती जा रही थी। माथे से टपकती बूंदों को पोंछकर उसने लिफाफा खोला था। हजार हजार के गुलाबी नोटों की 3 गड्डियां, यानी पूरे 3 लाख रुपए। अली ने बिना कुछ सोचे उस लिफाफे को संदूक की तल्ली में रख दिया। सोचने समझने की शक्ति कहाँ थी उसके भीतर। उसे थकान का एहसास हो रहा था। लगा पलकें मुंदी जा रही हैं। वो पस्त होकर अपनी ढीली चारपाई पर गिर पड़ा था। मगर नींद तो जैसे उस लिफाफे के भीतर छिपकर संदूक में कैद हो गई थी। उस दिन के बाद अली की जिंदगी किसी नटनी की तरह हो गई थी।
जो दो बांसों पर तनी रस्सी पर चलते हुए कभी इस ओर डोलती है कभी उस ओर, और सारा ध्यान बस खुद पर, जरा सी चूक और जान अजाब में। उस लिफाफे के मिलने के बाद अगले दिन अली के मोबाइल पे जब उस दुकान से फोन आया तो उसको स्क्रीन पर चमकता रिसीवर का साइन हथकड़ी की तरह दिखाई दे रहा था। फोन उठाया तो 6 कॉफी का ऑर्डर था। वो फटाफट कॉफी बना के पहुंचा तो वहां का माहौल एकदम शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न पैसे खो जाने का हल्ला, न पुलिस, न कोई पूछताछ। अली भी चुपचाप कॉफी देके लौट आया। वो अपनी गुमटी में बैठा सोचता रहा, उसका माथा ठनकता रहा, कहीं ये तूफान के पहले की शांति तो नहीं। तभी पड़ोस के लच्छू मियाँ उसकी गुमटी के पास से गुजरे। उन्होंने अली के फिक्रमंद चेहरे पर नजर डाली और ठिठक गए। कुछ बोलना चाहते थे मगर मुंह में पान इस कदर ठुसा हुआ था जैसे तकिए में रुई। उन्होंने वहीं गुमटी के सामने पिच से थूका और बोले, क्यों बरखुरदार, किसी तकलीफ में हो? चाहो तो अपने इस चचा के साथ बांट लो। अली हकबका गया, जी नहीं चचा, मैं ठीक हूं, आप अपनी तकलीफ संभालिए, मैं अपनी संभाल लूंगा। अली के रूखे जवाब को सुनकर वहीं बैठ के 2-4 चाय गटकने का प्लान छोड़ के चचा अपनी गली निकल लिए। अली बड़बड़ाया, तकलीफ बांट लो, यानी 1.5 लाख इनको दे दूं? न जाने कहां कहां से चले आते हैं। नोट की 3 गड्डियों ने अली की नींद ही नहीं छीनी बल्कि दोस्त भी छीन लिए थे। सबसे मिलने जुलने वाला अली अब अपने यारों तक से कन्नी काटने लगा था। एक तो रात भर नींद ना आना, फिर दिमाग पर पैसों का बोझ। मस्त मौला अली अब बात बात में चिड़चिड़ाने लगा था। एक रात वो हर रोज की तरह आंखों पे तकिया दबाए नामुराद नींद का इंतजार कर रहा था। दीवार पे टिक टिक करती बाबा आदम के जमाने की घड़ी पे नजर डाली तो 1 बज रहा था। कमरे की दीवारें उसको किसी कैद खाने की तरह दिखाई देने लगीं और घड़ी के कांटे जैसे उसकी गर्दन पे लटकी 2 तलवारें। वो अनमना होकर उठा और कमरे में ताला डालकर बाहर निकल पड़ा। दिन भर किस्म किस्म के लोगों से अटी पड़ी चौक की गलियां सुनसान पड़ी थीं। न कोई रंग, न कोई आवाज, न खुशबू। इस कदर सन्नाटा, क्या मैं कब्रिस्तान में आ गया हूं? अली बड़बड़ाया। इन अंधेरी गलियों में जिंदगी के होने और न होने का फर्क कितना साफ नजर आ रहा था। तभी अली को तेज कदमों की आहट सुनाई पड़ी। वो चौंक गया। गली में सामने से कोई दौड़ता हुआ चला आ रहा था। अली ने अंधेरे में आंखें गड़ाई तो देखा एक औरत थी, बुर्का पहने हुए एक औरत। वो अली की ओर दौड़ती आ रही थी, लेकिन उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, यानी वो पीछे देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। बहुत चक्का होकर अली उसको देख रहा था कि वो सीधे आकर अली से टकरा गई और दोनों जमीन पर गिर गए। काला बुर्का चेहरे से हट गया था और उसके भीतर छिपी सूरत अली के सामने थी। छोटी छोटी आंखें, पान से रंगे होंठ और सफेद लंबी दाढ़ी। उस जनाना बुर्के के पीछे एक बुजुर्ग आदमी था और उसके हाथ में एक पोटली जिसके भीतर से कुछ नोट और चांदी के जवाहरात झांक रहे थे। अली समझ गया कि ये कहीं से चोरी करके भाग रहा है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहे। वो आदमी अली को एकटक देख रहा था। अली समझ नहीं पाया कि उन नजरों में धमकी है या दया की गुजारिश। अली मुस्कुराया और अपने भीतर के डर को छिपाते हुए फकीराना अंदाज में बोला, जिस काम को करते हुए डर लगता है वो क्यों करते हो, वो भी इस उम्र में? चोर के झुर्रियों वाले चेहरे पर छाई लकीरें और गहरा गईं। भर्राई आवाज में बोला, दुनिया में चोरी से भी कहीं ज्यादा बड़े डर है मियां। मौत के डर से जीना नहीं छोड़ा तो पकड़े जाने के डर से चोरी कौन छोड़ता है? उस बूढ़े चोर ने अली को बताया कि उसका जवान बेटा बीमार है और उसके इलाज के लिए उसने पहली बार चोरी की है। अली खामोश रह गया और सुस्त कदमों से वापस अपने कमरे में आ गया। बाकी की रात अली ने सोते जागते गुजार दी। अगली सुबह 7 बजे अपनी गुमटी खोलकर आने वाले दिन का इंतजार करने लगा। 11 बजते ही चौक की गलियां गुलजार हो गईं। उसके पास दुकानों से कॉफी चाय के ऑर्डर आने लगे। तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजी। उसने स्क्रीन देखा तो श्रृंगार ज्वेलर्स का नंबर चमचमा रहा था।
दुकान के मालिक नरेंद्र भाई की आवाज आई। अली, फटाफट 5-6 कप बढ़िया कॉफी लेके आना यार। सुन, ताजे दूध की लाना। अली समझ गया कोई खास ग्राहक होंगे। ताजे दूध की बात तो तभी उठती है जब कोई मालदार ग्राहक आता है। अली कॉफी लेकर दुकान में पहुंचा तो एक मियाँ बीवी अपनी खूबसूरत सी बेटी के साथ काउंटर के सामने बैठे थे। अली चौंक गया। ये तो वही थे जिनकी तस्वीर पिछले दिनों अखबार में छपी थी। इनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, बेहिसाब काला धन पकड़ा गया था। दुकान के मालिक नरेंद्र मियाँ के अलावा उनके छोटे भाई, उनका बेटा, सभी काउंटर के इस पार खड़े उनकी लल्लो चप्पो कर रहे थे। मुबारक हो कादिर मियाँ, बड़ा अच्छा घर मिला आपको, इंशाल्लाह राज करेगी बिटिया। नरेंद्र भाई मुस्कुराते हुए बोले, जी नवाबों के खानदान से हैं इसके ससुराल वाले, बेहिसाब जमीनें हैं, स्टड फार्म है, विदेशी कारों का तो जखीरा है। कादिर मियाँ खुश होकर बोले। अली दुकान से निकलने की सोच ही रहा था कि नरेंद्र भाई बोले, कादिर मियाँ आपके वो 3 लाख रुपए मिले क्या? कोई गिरफ्तारी वगैरह? अली के हाथ से ग्लास छूटते छूटते बचा। वो आगे की बात सुनने की गरज से वहीं टेबल कुर्सियों के नीचे ग्लास खोजने की एक्टिंग करने लगा। कादिर मियाँ बोले, अरे कहाँ पता चला, हमने भी अब कहाँ थानों के चक्कर लगाने। कादिर मियाँ की बेगम बोली, भाई साहब हमने ज़्यादा जोर ही नहीं दिया, सच कहें तो बेटी का सदका किया था, ये सोच के बुला दिया। अल्लाह करे उसकी खुशियों को नजर न लगे। नरेंद्र भाई साहब हैं करके हंसने लगे। जी हाँ, अरे आपके लिए कौन सी बड़ी रकम थी है। ये कहते हुए उन्होंने 40 लाख का एक सेट टेबल पे धर दिया। अली ने काउंटर पे रखे आईने को देखा। उसमें कादिर मियाँ की लड़की का अक्स दिख रहा था, जो उस सेट को गले में लगाए नाक भौं से कोड़ रही थी। अली दिन भर एक दुकान से दूसरी दुकान तक दौड़ता रहा, मगर उसके कानों में कादिर मियाँ की बीवी की बातें गूंजती रहीं और आंखों में उनकी बेटी का अक्स नाचता रहा, वही नाक भौं से कोड़े हुए। उस रात अली को कई दिनों बाद सुकून की नींद आई और ख्वाब में वो देख रहा था कि वो गुमटी की जगह एक छोटा सा होटल चला रहा है। चाय कॉफी के लिए शीरमाल, कबाब और कीमा भी है। और हाँ, रात को होटल बंद करते वक्त वो कादिर मियाँ की बेटी के लिए खुशियों की दुआएं करना नहीं भूलता था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।